तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर यह आंकड़ा झूठा है। ये दावे किताबी हैं। हिंदी के मशहूर कवि अदम गोंडवी ने अपने दौर में एक मशहूर कविता लिखी थी, जिसके कुछ पंक्तियां मैंने आपके सामने दोहराई हैं। जिस दौर में ये कविताएं लिखी गई थी, उस दौर में देश के अंदर करप्शन अपने पीक पर था और उस दौर में सरकार के द्वारा किए गए विकास कार्य सतह तक नहीं पहुंच पाते थे, क्योंकि बहुत ज्यादा करप्शन हुआ करता था। इसलिए भी ये जो लाइनें हैं बहुत ज्यादा रिलेटेबल हो जाती हैं। लेकिन आज के इस दौर में जब हमारे नेता, हमारे लीडर ये चाहते हैं कि भारत शॉर्ट टर्म अचीवमेंट्स को छोड़कर लॉन्ग टर्म अचीवमेंट्स पर फोकस करे, इसलिए भी ये कविता की लाइनें बहुत ज्यादा प्रासंगिक और रिलेटेबल हो जाती हैं। हमारे देश में इस वक्त एक लॉन्ग टर्म विजन पर फोकस किया जा रहा है। वो लॉन्ग टर्म विजन है विकसित राष्ट्र साल 2047 का, इसकी नींव खुद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी है। लेकिन दोस्तों, लॉन्ग टर्म विजन को देखते देखते हम शॉर्ट टर्म अचीवमेंट्स को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये वो नींव की ईंटें होती हैं जिनके मदद से, जिनके सहारे लॉन्ग टर्म विजन्स को अचीव किया जा सकता है। और इसीलिए आज ये बात करना जरूरी है कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के क्वार्टर 2 के जो जीडीपी आंकड़े आए हैं, ये बहुत ज्यादा निराशाजनक रहते हैं। ये आंकड़े इतने कमजोर हैं कि इससे लगता है कि देश की स्थिति और ज्यादा डामाडोल हो सकती है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के सेकेंड क्वार्टर के जीडीपी आंकड़े महज 5.4% के करीब हैं, और जो कि इसके पिछले क्वार्टर यानी कि क्वार्टर 1 के मुकाबले ये और कम हो चुके हैं, जो कि सिर्फ 6.7% के करीब ही थे। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के ओवरऑल एस्टिमेशंस अगर आरबीआई की नजर से देखें तो ये 7.2% के करीब होने चाहिए, जिसके हिसाब से ये आंकड़े बहुत कमजोर लगते हैं। जबकि साल दर साल पे अगर इन आंकड़ों को हम कंपेयर करें तो लास्ट ईयर 2023-24 के सेकंड क्वार्टर में ये आंकड़े 8.1% के करीब थे, जो अब गिरकर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 5.4% रह चुके हैं। आखिरकार इन गिरते आंकड़ों का नुकसान कौन झेल रहा है? जाहिर सी बात है कि आम जनता इसका नुकसान झेल रही है। और ये क्यों हो रहा है दोस्तों, जानने की कोशिश करेंगे ये सारी इंपॉर्टेंट बातें आज इस वीडियो में। दोस्तों, इन आंकड़ों की अगर हम तह तक जाने की कोशिश करें तो हमें रियलाइज होता है कि मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग, जिसे हमारे देश की ग्रोथ इंजन बनना चाहिए, उनमें गिरावट दर्ज की जा रही है। 0.1% की गिरावट दर्ज की गई है और इसकी ग्रोथ महज 2.2% की ही रफ्तार से हो रही है। दोस्तों, याद रखिए, ये दोनों वही सेक्टर्स हैं जो हमारे देश में ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा कर सकते हैं, और इन सेक्टर्स के कमजोर होने का मतलब है कि देश के अंदर बेरोजगारी भी लगातार बढ़ती जाएगी और लोगों को जॉब्स करने के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इसी ही के अलावा एक सिल्वर लाइनिंग हमें देखने को मिलती है एग्रीकल्चरल सेक्टर में, जिसमें हम देखते आए हैं कि हमारे देश में एग्रीकल्चरल सेक्टर में अच्छी खासी ग्रोथ होती रही है। लेकिन ये चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि इसका आउटपुट और इसका कंट्रीब्यूशन बहुत कम रहता है। यानी कि अगर ज्यादातर देश के लोग एग्री सेक्टर में काम करते हैं, मेहनत करते हैं, इसका आउटपुट भी बढ़ता है, तो भी इंटरनेशनल लेवल पे भारत की ग्रोथ पर ज्यादा बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। एग्री सेक्टर में 1% से ज्यादा की बढ़त देखी गई और ये 3.5% की रफ्तार से ग्रो हुआ। हालांकि एक और सेक्टर है जिसमें ठीक ठाक ग्रोथ देखी गई है, वो है कंस्ट्रक्शन सेक्टर। इसमें 7.7% की रफ्तार से ग्रोथ होने की बात कही जा रही है, ड्यू टू पर्सनल कंजम्पशन, प्राइवेट कंजम्पशन। लेकिन सवाल अभी भी ये बना हुआ है कि आखिरकार जीडीपी के जो एस्टिमेशंस हैं वो फ्लॉप कैसे होते जा रहे हैं, ये आंकड़े नीचे कैसे रहते जा रहे हैं। इसके पीछे कुछ बड़े कारण हैं। उनमें से एक बड़ा कारण जिससे आप और मैं और हम सब वाकिफ हैं, ये है महंगाई। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश के अंदर जो महंगाई नाम का दानव है, ये दिन ब दिन अपना मुंह बड़ा करता जा रहा है, जिसके चलते देश में लोगों के पास परचेजिंग पावर कम होती जा रही है। दोस्तों, महंगाई का आलम यह है कि हमने अक्टूबर में ऑलरेडी देखा हुआ है कि हमारी महंगाई दर अपने सर्वोच्च स्तर पर रह रही है पूरे साल में, जो कि 6.2% के करीब है। इसको मैं हेडलाइन इन्फ्लेशन के तौर पे बता रहा हूं, जो ओवरऑल इन्फ्लेशन होती है। और इसमें भी जो मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है वो है फूड और वेजिटेबल्स का। यानी कि फूड और वेजिटेबल के जो दाम हैं उनमें आग लगी हुई है, यानी कि उनके जो दाम हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिससे आम जनता को, आम नागरिकों को ज्यादा समस्या देखनी पड़ रही है और उनकी जो स्पेंडिंग है वो कम होती जा रही है। अगर फूड एंड वेजिटेबल इन्फ्लेशन की बात करें तो ये 10% से ज्यादा है और 11% के करीब है। ये बहुत ज्यादा चिंता का विषय इसलिए भी हो जाता है क्योंकि हमारे देश के अंदर, आपको भी पता है, इस वक्त 80 करोड़ से भी ज्यादा के जो लोग हैं वो देश में सरकार के द्वारा दिए जा रहे राशन पर डिपेंड करते हैं।
जी हाँ दोस्तों, 80 करोड़ के करीब की देश की जो जनता है वो सरकार के द्वारा दिए जा रहे राशन पर डिपेंड करती है। ऐसे में हम कैसे मान सकते हैं कि दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी जब हम बन जाएंगे तो हमारे हालात और बेहतर हो जाएंगे। और दोस्तों, महंगाई बढ़ने का सीधा सीधा रिजल्ट यही होता है कि देश के जो आम नागरिक हैं, उनकी जो आम जरूरतें हैं, उसमें भी उन्हें तकलीफ आएगी, वो उसे पूरा नहीं कर पाएंगे। यही बड़ा रीजन है कि देश के अंदर डिमांड भी कम होती जा रही है। रिसेंटली एफएमसीजी कंपनीज के टॉप एक्सपर्ट्स और सीईओज ने ऑलरेडी अपने इंटरव्यूज और अपने आर्टिकल्स में मेंशन किया हुआ है कि किस तरह से इंडियन मिडिल क्लास की जो डिमांड है वो कम हो रही है, जिसके चलते उनके रिजल्ट्स पर अच्छा इंपैक्ट नहीं पड़ा है और इसीलिए उन्हें ये जो नेगेटिव रिजल्ट्स हैं ये देखने को मिल रहे हैं। इसके पीछे का रीजन साफ है कि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि लोग अब सिर्फ उतना ही खर्च कर रहे हैं जितना वो अफोर्ड कर सकते हैं, यानी कि अपनी जरूरत से 1 रुपए ज्यादा भी खर्च करना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। बढ़ती महंगाई और कमजोर डिमांड का असर सीधे पड़ा है इंडियन स्टॉक मार्केट पर और यही बड़ा रीजन है कि इंडियन स्टॉक मार्केट में भी इसी ही क्वार्टर में, नवंबर के महीने में, हमने भारी गिरावट होते देखी है। लगभग 7-8% से भी ज्यादा की गिरावट इंडियन स्टॉक मार्केट में दर्ज की गई है, जिसका परिणाम ये हुआ कि फॉरेन इन्वेस्टर्स का जो भरोसा है वो इंडियन स्टॉक मार्केट पर डगमगाने लगा है। साथ में आरबीआई की अगर बात करें कि आखिरकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया महंगाई के तर्ज पर क्या कर रहा है, तो यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी रेपो रेट को ऑल टाइम हाई पे रखा हुआ है, जो कि 6.5% के करीब है। रेपो रेट के बारे में आप समझते होंगे, ये वो दर होती है जिस दर में आरबीआई बैंकों को क्रेडिट देता है, यानी कि बैंकों को अगर महंगा क्रेडिट मिलेगा तो आम नागरिकों को भी महंगा क्रेडिट मिलेगा या लोन मिलेगा, जिसके चलते लोगों के पास पैसा कम आएगा। और वहीं अगर आरबीआई रेपो रेट में गिरावट करता है तो लोगों के पास भी ज्यादा पैसा होने की उम्मीद की जाती है, क्योंकि लोन और कर्ज सस्ता हो जाता है। यहाँ पर यह बात बहुत ज्यादा गौर करने वाली है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अभी भी अपने स्टैंड पर कायम है कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की इंडिया की जो फाइनेंशियल ईयर ग्रोथ है ये 7.2% के करीब की रफ्तार की होने वाली है। और आप जानते हैं कि पहले क्वार्टर में 6.7, दूसरे क्वार्टर में 5.4। उस लिहाज से देखा जाए तो लास्ट के जो 2 क्वार्टर बचे हैं उसमें इंडिया की ग्रोथ 7.8% की रफ्तार से होनी ही होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो आरबीआई का एस्टिमेशन चूक जाएगा। लेकिन दोस्तों, अभी भी बहुत से लोगों का यह मानना है कि साल 2024-25 में भारत की जो ग्रोथ है वो 7.2% या उससे ज्यादा भी हो सकती है। उसके पीछे का तर्क यही दिया जाता है कि साल 2024 एक इलेक्शन ईयर था जब हमारे देश के अंदर लोकसभा इलेक्शन कंडक्ट हुए और ऐसे में सरकार के पास बहुत ही कम ऐसे जरिए थे जिनके जरिए वो अपने पैसे को स्पेंड कर पाती। काफी हद तक जो समय था वो इलेक्शंस की तैयारी और इलेक्शंस को करवाने में ही लग गया, जिसके बीच में स्पेंडिंग नहीं हो सकती थी। और अब धीरे धीरे जैसे जैसे इलेक्शन के साल निकल रहे हैं वैसे वैसे स्पेंडिंग बढ़ने की बात कही जाती है और आखिरी के जो 2 क्वार्टर हैं इनमें स्पीड पकड़ सकती है और ग्रोथ में बढ़त हो सकती है। लेकिन एक और बड़ा सवाल अभी भी उठता है, वो है प्राइवेट स्पेंडिंग का। हमें भूलना नहीं चाहिए कि हमारे देश की सरकार बिजनेस या व्यापार करने के लिए नहीं है, बल्कि वो शासन और राज चलाने के लिए है। यानी कि किस तरह से लॉज बनेंगे, किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन होगा, इसकी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर ज्यादा होना चाहिए, ना कि वो बिजनेसेस को एक्सपैंड करे या फिर उनमें ज्यादा से ज्यादा खर्च करे। और ये कहना बिल्कुल सही है कि सरकार एक कैटलिस्ट के तौर पे एक हल्का सा पुश दे सकती है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को इन दी एंड इस स्पीड को पिक अप करना जरूरी हो जाता है। हमारे देश के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंत रागेश्वरन मानते हैं कि हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो 7% की एवरेज ग्रोथ आराम से मेंटेन कर सकती है और आगे आने वाले कई सालों तक ये ग्रोथ मेंटेन रह सकती है, क्योंकि हमारे देश के अंदर ऐसे डेमोग्राफी है और ऐसे इंडस्ट्रीज डेवलप होने वाले हैं जिसके चलते इकोनॉमिक ग्रोथ इनएविटेबल है। और इसलिए सरकार का मानना है कि साल 2011-12 के मुकाबले अब देश के अंदर काफी कुछ बदल चुका है। देश के जीडीपी आंकड़ों को अगर एक्यूरेट होना है तो ये 2022-23 के लेवल पर ही होने चाहिए। इस लिहाज से हमें रेफरेंस पॉइंट के तौर पे साल 2022-23 को रखना चाहिए। ये अभी बातें चल रही हैं और हो सकता है कि आने वाले सालों में इसमें कुछ बड़े बदलाव किए जाएं। माना यह भी जाता है कि बेस ईयर को बढ़ाने से जीडीपी आंकड़ों पर भी फर्क पड़ता है। लेकिन दोस्तों, साल 2024 में ना सिर्फ इलेक्शन या फिर जीडीपी कैलकुलेशन के लेवल पर ही कुछ बड़े बदलाव नहीं देखने को मिल रहे हैं, बल्कि हमने कुछ बड़े बदलाव भी होते देखे हैं गवर्नमेंट की पॉलिसी मेकिंग के लेवल पे, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें हो। अब देखा जा रहा है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें सब मिलकर सिर्फ आम नागरिक की भलाई की बात कर रही हैं और इसके चलते कुछ बड़े कदम भी उठाए गए हैं।
जैसे कि महिलाओं के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने की बात हो। देश में आम चुनाव जिस तरह से हुए उसके बाद से हमने देखा कि राज्य चुनाव भी है और महिलाओं को इंसेंटिवाइज करने की बात कही जाती है, उनके अकाउंट में खाते में पैसे डालने की बात कही जाती है या फिर उन्हें फ्री बस सेवा दिए जाने की बात कही जाती है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि सरकारें ये बात जानती हैं कि आम नागरिकों के पास ज्यादा पैसा नहीं है जिसके जरिए वो ज्यादा खर्च कर सकें और ग्रोथ को डेराइव करने के लिए ही उनके अकाउंट में डायरेक्ट कैश ट्रांसफर जैसी सुविधाएं की जा रही हैं। और बहुत से मसलों में सरकार ऑलरेडी बैकफुट पर आती दिख रही है, जैसे कि न्यू पेंशन स्कीम। आपको याद होगा कि पहले भी गवर्नमेंट से डिमांड की जाती रही है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लागू किया जाए, जो कि काफी हद तक अनसस्टेनेबल माना जा रहा था। लेकिन अब सरकार ने बीच का रास्ता निकालना बेहतर समझा है। यूनाइटेड पेंशन स्कीम के तहत यूपीएस सरकार लेकर आई है और यहां पर इसे ऑप्शनल रखा गया है कि लोग अगर चाहें तो न्यू पेंशन स्कीम के तहत यूपीएस में शिफ्ट कर सकते हैं। यहां पर भी काफी हद तक सिमिलैरिटीज हमें ओल्ड पेंशन स्कीम जैसी देखने को मिलती हैं, जिससे लोगों में काफी हद तक संतुष्टि भी देखने को मिल रही है। इसके अलावा साल 2024 में सरकार ने जो आंकड़ा रखा था प्राइवेटाइजेशन का, सरकार ने एस्टिमेट किया था कि $24 बिलियन का अमाउंट वो रेज करेगी अपनी संस्थाओं को प्राइवेटाइज करके, लेकिन वो भी पूरी तरह से अभी सक्सेसफुल होता नहीं दिख रहा है। काफी हद तक कोशिश की गई है, लेकिन कोएलिशन गवर्नमेंट आने के बाद से सरकारों की अपनी बाध्यता होती है, अपनी लिमिटेशन होती है, जिसके जरिए प्राइवेटाइजेशन में भी डिले देखा जा रहा है। और दोस्तों जाहिर सी बात है कि $24 बिलियन का ये जो प्राइवेटाइजेशन का प्लान है, अगर पूरी तरह से सक्सेसफुल हो जाता तो इसका फायदा देश को ही मिलता। लेकिन दोस्तों इन घरेलू चैलेंजेस के अलावा भी इंटरनेशनल चैलेंजेस देश के सामने खड़े हुए हैं। अनसर्टेनिटी पूरे ग्लोबल मार्केट में बढ़ती ही जा रही है। हर देश चाहता है कि वो आत्मनिर्भर बने और इसलिए विदेशों में कई देशों के रास्ते भी बंद हो सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए हैं, जनवरी 2025 में अपना कार्यभार संभालने वाले हैं। लेकिन उसके पहले वो ऑलरेडी वार्निंग्स दे रहे हैं रशिया, इंडिया और चाइना को और तमाम ब्रिक्स नेशन को कि अगर डॉलर के खिलाफ किसी तरह की करेंसी लाने की कोशिश की गई तो अमेरिकन मार्केट इन देशों के लिए पूरी तरह से बंद हो जाएगा। तो इनके ये जो बयान है ये भी एक कैटलिस्ट का काम करते हैं जो देश की दिक्कतों को बढ़ाने में काम आते हैं। हालांकि सरकार ने अभी किसी तरह का बयान इसके खिलाफ नहीं दिया है, लेकिन माना यह जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो कार्यकाल है वो इंडिया के लिए मुश्किलों भरा भी हो सकता है। इस वीडियो के ऑफिशियल स्पॉन्सर्स हैं ई-स्कॉलर्स। ई-स्कॉलर्स एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो आपको चैट जीपीटी, कैनवा, टेली और पब्लिक स्पीकिंग जैसे बेहतरीन कोर्सेज अफोर्डेबल प्राइसेस में प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों स्किल से ज्यादा आजकल दुनिया में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है और इन कोर्सेज को सीखकर आप अपनी लाइफ को बेहतरीन बना सकते हैं। तो इन कोर्सेज को अवेल करने के लिए बाकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में। और इस बीच में अगर आपको लग रहा है कि देश का माहौल काफी खराब होता जा रहा है तो ऐसा भी पूरी तरह से सच नहीं है। देश में ऑप्टिमिज्म अभी भी खत्म नहीं हुआ है। उसके पीछे का रीजन है एक स्टडी जो हाल ही में प्राइमस पार्टनर्स के द्वारा किया गया है और इस स्टडी का नाम है इंडिया टर्न्स टू लीड 2047। इस जो आइडिया है इस पर बिलीव करने वाले लोगों की जो तादाद है वो बहुत ज्यादा है। हाल ही में इसमें एक सर्वे किया गया और इस सर्वे में एक बात सामने आती है कि 70% के करीब सर्वे के रेस्पोंडेंट्स ने ये बात मानी है कि इंडिया 2047 तक एक बड़ी सुपर पावर के तौर पे एग्जिस्ट कर रहा होगा। 63% के करीब के रेस्पोंडेंट्स का ये मानना है कि इंडिया टेक्नोलॉजिकली और इकोनॉमिकली भी काफी हद तक पावरफुल बन चुका होगा। वहीं पर 27% के करीब रेस्पोंडेंट्स ये मानते हैं कि हमारे देश की जो सरकारें हैं वो अभी भी विलेजेस से काफी हद तक कटी हुई हैं, यानी कि वो जो कनेक्शन है वो पूरी तरह से सही बैठा नहीं है। 42% के करीब के रेस्पोंडेंट्स ने ये क्लेम किया है कि गवर्नमेंट का जो स्ट्रैटेजी है साल 2047 तक, इससे हम वेल अवेयर हैं और इसके साथ हम अग्री करते हैं। और 16% के करीब के लोगों का ही ये मानना है कि हमारा जो जीडीपी पर कैपिटा है यानी कि प्रति व्यक्ति आय हमारी जीडीपी के हिसाब से जो है वो भी काफी बेहतरीन हो जाएगी साल 2047 तक। तो ये अनुमान हमारे देश के लोगों का है जो प्राइमस पार्टनर्स नाम की एक संस्था ने रिपोर्ट करी है जिसका नाम है इंडियाज टर्न टू लीड 2047। देश की ग्रोथ के पिलर्स कौन कौन से हिस्से होने वाले हैं इसके बारे में हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने ऑलरेडी आईआईटी कानपुर के एक इवेंट में मेंशन किया हुआ है, जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है। उन्होंने कहा है कि इनोवेशन से ही रास्ता निकलेगा। फिलहाल इंडिया इनोवेशन के मामले में दुनिया में 6ठे नंबर पे आता है, लेकिन इतना ही सिर्फ काफी नहीं है।
आज से 10 साल पहले यानी कि साल 2013-14 के आसपास 40,000 के करीब के पेटेंट देश के अंदर हुआ करते थे और 2024 के आसपास ये जो नंबर है ये 92,000 से ज्यादा का हो चुका है। लेकिन इसमें अभी और ज्यादा ग्रोथ होने की उम्मीद है, क्योंकि हमसे ऊपर जो अमेरिका और चाइना जैसे देश हैं, इनके यहाँ पेटेंट्स की संख्या लाखों के ऊपर जाती है। और साथ ही में स्टार्टअप का जो कल्चर है वो देश के अंदर तेजी से फैल रहा है, फ्लरिश कर रहा है। उन्होंने एग्जांपल दिया कि 1.5 लाख से भी ज्यादा स्टार्टअप्स इंडिया के अंदर आज एग्जिस्ट करते हैं, जो कि 2014 में बहुत कम हुआ करते थे। और इन स्टार्टअप्स की जो वर्थ है ये 354 बिलियन डॉलर के करीब है। इन स्टार्टअप्स में 118 के करीब स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं, जिनकी खुद की अकेले की वैल्यूएशन 1 बिलियन डॉलर के करीब है। तो इस लिहाज से भी माना जा रहा है कि इंडिया के अंदर अपॉर्चुनिटीज तो तमाम है, बस ये जो शॉर्टकमिंग्स आ रही हैं इन्हें पूरी तरह से भरने की जरूरत है और इन पर काम करने की जरूरत है। वैसे ही हमारे देश के पास पूरा पोटेंशियल है कि हम आगे चलकर ग्रोथ को और बेहतरीन तरीके से डिराइव कर सकते हैं। क्या आप हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ के इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं। और इस तरह का वीडियो अगर वैल्यूएबल लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह की वैल्यूएबल इनसाइट्स हम रेगुलर बेसिस पे पोस्ट करते रहते हैं। आप चाहें तो हमारी टेलीग्राम से जुड़ी एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं, जहां पर हम डेली क्विजेस के साथ साथ फ्री करंट अफेयर्स पोस्ट करते हैं। क्विजेस भी फ्री है, करंट अफेयर्स भी फ्री है, और ये जो करंट अफेयर्स हैं इसमें मिंट, बिजनेस स्टैंडर्ड, इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबारों को चुन करके पीडीएफ फॉर्म में बनाया जाता है और आपको फ्री में अवेलेबल करवाया जाता है। तो देर किस बात की, अभी ज्वाइन करिए हमारे टेलीग्राम चैनल ग्रूमिंग बिजनेस इनसाइट्स को। मिलेंगे और भी बेहतरीन टॉपिक और वीडियोस के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, गुड बाय, टाटा, जय श्री श्याम।